आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, तारीख 19 मई शुक्रवार। यह है पॉडकास्ट आज का दिन। मैं हूं खुशबू कुमार। कर्नाटक में बनने जा रही नई सरकार ने लंबे चौड़े वायदे किए हैं। बजरंग दल पर बैन से लेकर उनकी 5 गारंटी योजना तक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सिद्धारमैया के सामने कितने चैलेंजेस होंगे, सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात। पाकिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति है। सेना और पूर्व प्रधानमंत्री के बीच उपजी खाई से जो अस्थिरता का माहौल है, भारत को उससे कितना चिंतित होना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछेंगे। और चलते चलते बात सरकार की उन नई व्यवस्था की जिससे विदेशों में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट महंगा हो जाएगा। तो क्यों सरकार का ये नया सिस्टम चीजों को सिंपल करने के बजाय और जटिल बना रहा है, जानेंगे। लेकिन पहले यहाँ 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए आज होंगे रवाना। 40 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज लेंगे शपथ। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में लगाई मुहर। 3 चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। पूछा क्यों नहीं चीतों को कर रहे खूनों से शिफ्ट। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज सुनवाई। एजेंसी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को बनाया था आरोपी। अमेरिका G7 में रूस पर नए प्रतिबंधों की करेगा घोषणा। कई कंपनियों को करेगा ब्लैकलिस्ट। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लाहौर स्थित आवास की आज तलाशी लेगी पुलिस। हो सकते हैं प्रदर्शन। और क्रेडिट कार्ड का विदेशों में इस्तेमाल होगा महंगा। 1 जुलाई से लगेगा 20% टैक्स। तो शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। कल कर्नाटक में शपथ ग्रहण होगा दोपहर 12:30 बजे। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं और डीके शिव कुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री। इकलौते इसलिए क्योंकि इस पर बड़ा जोर दिया कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सत्ता बंटवारे के नए फॉर्मूले का ऐलान करते वक्त। शपथ समारोह में नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक कोई बुलावा नहीं भेजा गया है। कल दिल्ली में ये तय हो जाने के बाद कि कौन क्या बनेगा, बेंगलुरु में रात को कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। सिद्धारमैया नेता चुन लिए गए, बधाइयां दी जाने लगी। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने इस पर ऐतराज जताया है। उनका कहना था कि सिद्धारमैया के सीएम और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान से दलित समुदाय आहत हुआ है। सवाल अब ये है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तय हो जाने से क्या पार्टी की राज्य में सभी राजनीतिक चुनौतियां हल हो गई हैं या अभी और कुछ समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं? पूछा मैंने बेंगलुरु में आज तक रेडियो रिपोर्टर सगई राज से। देखिए, राजनीति में कभी एंड अप नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है, इंटरनल फाइट्स होता है, उसका हल कैसे करना है करके एआईसीसी डिसाइड करता है। शायद 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो कंट्रोल था पहले वैसा नहीं रहा है, मगर कर्नाटका के कांग्रेस के जो लीडर है वो लॉयलिस्ट है थोड़ा, और शायद इस बार भी एआईसीसी का कंट्रोल उनके ऊपर होगा। मगर किसको कैबिनेट बर्थ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उधर तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, राजनीति तो होता है। मगर अभी देखिए ऑलरेडी अश्योरेंस दिया है डीके शिव कुमार को, उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो देंगे। अभी 33 कैबिनेट बर्थ है कर्नाटका में, किसको क्या मिलेगा वो कैलकुलेशन होगा जाति के ऊपर और रीजन्स के ऊपर। शायद नॉर्थ कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में ये एक बंदे को देंगे और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एक बंदे को देंगे, और वहां पे भी कास्ट कैलकुलेशन होगा। वो लिंगायत है क्या, ये कुरुबा है क्या, कुरुबा को कितना दिया है, लिंगायत को कितना दिया है, सब लोगों को कुछ रखना पड़ेगा। सो ये पूरा कैलकुलेशन, कास्ट कैलकुलेशन और डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे कैबिनेट बर्थ देंगे। और किसको क्या मिलेगा, क्या डिमांड होगी, कितने लोग नाराज होंगे, देखना पड़ेगा। सगई, इन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी, 200 यूनिट फ्री बिजली, बस में महिलाओं के लिए फ्री बस पास, 2,000 रुपये महिलाओं के लिए और 3,000 रुपये बेरोजगार नौजवानों के लिए। इस तरह की ये जो खर्चीली योजनाएं बनाई हैं, सालाना 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो ऐसे में मेरा आपसे ये सवाल है कि आर्थिक तौर पर इस सरकार के सामने क्या मुसीबतें होंगी, खासकर इन गारंटी को लागू करने में?
जी देखिए, जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, मैनिफेस्टो में लिखा था, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस नहीं लिखा था, क्योंकि आप जो भी जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वहां पे बोलते हैं आपको इतना रिटर्न है, उतना रिटर्न है, मगर कंडीशन अप्लाई होता है। ऐसा ही इन्होंने जो मैनिफेस्टो में 5 चीज का अनाउंस किया था, 5 गारंटीज का, उसका अभी कंडीशंस अप्लाई होता है। कंडीशंस क्या होता है? अभी 200 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी फ्री लिखा है, और किसको फ्री लिखा है? 1 केवी का कनेक्शन किसके पास है, जहां पे बहुत कम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके घर में 200 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। उससे 201 यूनिट भी आ गया तो उनको पूरा पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो वुमेन्स को बस में जाने के लिए फ्री बस पास दे रहे हैं, उसके ऊपर भी क्लॉजेस है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वेदर इनकम के साथ देंगे क्या, उनको कुछ और क्लॉजेस है। अभी पूरा कंडीशन सप्लाई ज्यादा होगा, उनका उन्हीं का कैलकुलेशन है, कांग्रेस का करने से पहले ही उनका पूरा कैलकुलेशन रखकर ही इन लोगों ने ये पूरा चार्ट आउट किया है। शायद फिनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया फाइनेंस मिनिस्टर थे, कितने बार भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया था, उसी टाइम पे उन्हीं के पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो उनका कैलकुलेशन है, इसीलिए सिद्धरामैया भी बहुत हेल्पमेंट थे कि उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ही चाहिए, और उनका कैलकुलेशन के हिसाब से इस सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर हमने बात की, लेकिन मैं सामाजिक मोर्चे पर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने बजरंग दल बैन करने का वायदा किया है, तो क्या आप उसे स्मूथली होता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बैन करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और स्टेट गवर्नमेंट का काम यही होगा कि वो रेकमेंड कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए। जैसे वो केसेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, बोल सकते हैं कि इतना केसेस है, इतना डेंजर है, और इसकी वजह से ये इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो खाली स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड दे सकती है। देखिए, पीएफआई ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया है, और कुछ नहीं कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर, और बजरंग दल के बैन के ऊपर खाली रेकमेंड कर सकते हैं। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है उनको अभी बैन करना है क्या नहीं। तो शायद कांग्रेस को ये पता है, फिर भी ये चांसेस लिया है इन लोगों ने, मगर इसका फायदा भी उनको ज्यादा नहीं हुआ है, और लॉस भी ज्यादा नहीं हुआ है। ये थे बेंगलुरु में आज तक रेडियो रिपोर्टर सगई राज, जो नई सरकार के सामने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां क्या हैं क्या नहीं हैं, उस पर एक एनालिसिस कर रहे थे। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां अस्थिरता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक भी और आर्थिक तो खैर है ही। कसूरवार दोनों में अधिक कौन है, इस असंतोष का कहना बड़ा मुश्किल है। भयंकर महंगाई, जीरो जीडीपी ग्रोथ के अलावा पाकिस्तानी फौज के साथ इमरान खान के बढ़ते टकराव ने पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल भविष्य को बेहद नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। पूर्व पीएम इमरान खान के लाहौर वाले मकान की आज तलाशी पुलिस लेगी। पीटीआई के कार्यकर्ताओं को जो हिंसा में शामिल रहे 9 मई को, उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। कई इमरान के सिपाह सलारों के पार्टी छोड़ने की भी खबरें हैं। इमरान के घर से भाग रहे 8 लोगों को कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार भी किया। पंजाब प्रांत की सरकार का कहना है कि खान के घर में 40 आतंकी छिपे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी रेंजर्स ने खान के घर को घेर रखा है। सवाल अब यह है कि पाकिस्तान के इस बदलते घटनाक्रम, वहां उथल पुथल की जो भी स्थिति है, क्या भारत को उससे चिंतित होना चाहिए? पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। देखिए, अगर भारत के संदर्भ में पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से भारत का पाकिस्तान पड़ोसी देश है और हमारी एक लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता जब पाकिस्तान में आती है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे वो सुरक्षा का संकट हो, या फिर किसी भी तरीके के राजनीतिक अस्थायित्व आए, तो उससे भारत के रिश्तों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो वहाँ के हुक्मरान, जो वहाँ सत्ता में काबिज रहे हैं,
जब जब वहाँ इनस्टेबिलिटी आती है और आंतरिक जो एक चुनौतियां जब सामने आती है तो भारत का राग अलापने लगते हैं और भारत को एक थ्रेट दिखाते हैं, कश्मीर के मुद्दे को जीवित करते हैं और धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान में हालात है कि पाकिस्तान में पहली बार आर्मी को अवाम ने सीधी सीधी चुनौती दी है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि कभी भी राजनीतिक जो दल हैं या राजनीतिक में जो भी पार्टी सत्ता में होती है उनको डिस्प्लेस करने के लिए या उनको हटाने के लिए या परिवर्तन के लिए कू करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एकजुट होता था। जब मैं जैसे उदाहरण के तौर पे आप बताना चाहूंगा कि जब नवाज शरीफ को इन जो प्रॉपर्टी के मामले में कन्विक्ट किया तो जुडिशरी और आर्मी के बीच एक बहुत बड़ा नेक्सस था और उसके आधार पे उनको कन्विक्ट किया और उनको सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन अभी हालात ये है कि आर्मी और जुडिशरी में भी मतभेद है। जुडिशरी कहीं न कहीं इमरान खान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और जो आर्मी है वो इमरान खान के विरुद्ध नजर आ रही है। जो तीसरी बात जो देखने को मिल रही है कि जो वहां पर रेडिकल फोर्सेज हैं, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं, क्योंकि उनका आर्मी के साथ बड़ा एक कन्फ्रंटेशन पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तहरीक तालिबान है, उनका सीधा कन्फ्रंटेशन है, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं। तो सेना को अभी राजनीतिक दल, जुडिशरी और रेडिकल फोर्सेस एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पहले के हालात से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या, एक विडंबना कहिए या एक तरीके से चिंता का जो विषय है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सेना और ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में कमजोर हो जाए और जो राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए रेडिकल फोर्सेस को के साथ गठबंधन करके और अगर रेडिकल फोर्सेस को पाकिस्तान में मजबूत कर देंगे तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि पूरे दक्षिणी एशिया के लिए एक सुरक्षा का खतरा है। और संजय जी, भारत को अब क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस स्थिति में राजनीतिक जो हालात हैं, जो जिस तरीके से जनता पहली बार आर्मी कमांडर के घर पे अटैक करती है लाहौर में, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ रही है, गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इस पे ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान में राजनीतिक स्थायित्व लाने का प्रयास करना चाहिए। अभी लोकतांत्रिक ताकतें अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक मौका है कि अगर पाकिस्तान की राजनीति में लोकतंत्र मजबूत हो जाता है तो वो न केवल पाकिस्तान के लिए पर पूरी दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक राहत का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा है कि 8 मई को खैबर पख्तूनख्वा से करीब 88 लोग जमान पार्क आए थे। इन्हीं लोगों ने 9 मई को जिन्ना हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और ISI हेडक्वार्टर पर हमले किए थे। और अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे, देश में करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन विदेश में अब इसका इस्तेमाल आपके लिए महंगा सौदा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को जब आप विदेश में 1 जुलाई के बाद यूज़ करेंगे तो इस पर 20% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी चुकाना होगा। 30 जून तक ये रेट 5% ही रहेगी। नई व्यवस्था में कार्ड का इस्तेमाल लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत आ गया है। केंद्र सरकार ने नया बदलाव फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जरिए किया है। तो क्या है सरकार के इस नए फैसले के मायने और इसको करने की नौबत ही क्यों आन पड़ी? पूछा मैंने सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से। 2 कारणों से नौबत आन पड़ी। पहला कारण यह था कि प्रति व्यक्ति प्रति ईयर यानी हर इंडियन को हर साल $2.5 लाख तक फॉरेन एक्सचेंज के आप यहां से भेज सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में आप जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप $2.5 लाख तक एक साल में कर सकते हैं। तो होता क्या था कि बहुत सारे इंडियन जिनके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, लगभग सभी के क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल होते हैं, वो जब विदेश में ट्रैवल करते थे तो वो वहां पर भी खर्च करते थे। कुछ लोगों की तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी खासी है, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए एक कार्ड पे होते हैं, तो वहां जाके वो खर्च कराते थे। और लाजमी बात है फॉरेन एक्सचेंज
एक्सचेंज में होता था तो उस $2.5 लाख की जो लिमिट है, कई दफे वो $2.5 लाख यहां से भी भेज देते थे और विदेश जाके भी खर्च कराते थे, तो वो उस लिमिट को ब्रीच कर देते थे। पहला ये कारण था। दूसरा ये था कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो वहां पर करके आते थे वो उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है, या मैं यूं कहूं कि उनकी इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं करते थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 40 लाख रुपए खर्च कर दिया और उसकी टोटल इनकम साल की है मान लीजिए 5, 7 या 10 लाख रुपए, तो अब लाजमी बात है कि अगर 40 लाख रुपए वो फॉरेन में खर्च करके आ रहा है और उसकी इनकम यहां पर 10 लाख रुपए साल की है, तो ये आयकर विभाग सवाल पूछ सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। आप कहेंगे कि साहब मेरी सेविंग्स है, तो सेविंग्स है तो हमें उसका हिसाब दिखा दीजिए कि आपने इतना पैसा बचा रखा था, आप उसमें से खर्च कराए। तो उस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स के रेडार में लाने के लिए ये दूसरा कारण है। तो दो कारणों से किया गया। एक कारण कि LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जिसको कहते हैं वो ब्रीच हो रही थी, और दूसरा इनकम टैक्स के परव्यू के अंदर वो ट्रांजैक्शन रहे, क्योंकि एक बार TCS कट जाता है, TCS चार्ज कर दिया जाता है, तो वो आपके 26 AS में जमा हो जाता है। हालांकि ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भी TCS कलेक्ट किया जाता है और ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज करेंगी इस पर, उसको आयकर जो टैक्स पेयर होता है उसके 26 AS में, जिसको हम टैक्स का लेजर कहते हैं, उसमें वो रिफ्लेक्ट होने लगता है और उसको वो कल को अगर उसका टैक्स नहीं बनता तो रिफंड ले सकता है या उसको अपने टैक्स पेएबल में एडजस्ट कर सकता है। शरद जी, केंद्र के इस नए नियम की कई हलकों में आलोचना भी हो रही है। भारत के एक्स चीफ और फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने तंज भी कसा कल। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल डोनेशन पर कभी TCS नहीं लगने वाला, बल्कि वहाँ आपको उल्टे इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। और कई लोग नए अमेंडमेंट को और उलझाऊ और बेतुका भी बता रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? मैं भी इस बात से काफी हद तक सहमत हूं, बल्कि मैंने तो TCS का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। मैं रेडियो आज तक के श्रोताओं को बताना चाहता हूं, मैंने तो उसको नाम नया दिया है, टैक्स कॉम्प्लिकेटेड एट सोर्स, क्योंकि इससे आप अगर ट्रांजैक्शन को रेडार में लाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो ट्रांजैक्शन मिस ना हो जो विदेश में जाके कार्ड यूज किया गया है, तो उसके तो बहुत सारे तरीके। और वैसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन, तो 2 लाख से ऊपर जब आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं तो आपके वो AIS जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है उसमें वैसे ही आ जाता है। तो अगर और मोरोवर अगर आपको रेडार में रखना है तो आप जो तो पहले 5% था, ये 5% से बढ़ा के इसको 20% कर दिया गया है। तो ये तो एक एड हॉक टैक्स है। एड हॉक टैक्स होता है मतलब एक टेम्परेरी टैक्स कलेक्शन है आपसे, और ज्यादातर लोगों को ये वापस कर दी जाएगी, क्योंकि ये कोई इनकम पे टैक्स नहीं है, ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन पे टैक्स है। तो ये जरूरी तो नहीं, आप तो अपनी इनकम पे पहले ही टैक्स दे रहे हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्यादातर लोग जो अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स या HNIs इसमें कवर होंगे, जो लोग पहले से ही बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो इतना बड़ा खर्च विदेश में करके और उसका जवाब ना दे पाए या उसको अपनी टैक्स रिटर्न में ना दिखाएं उस पैसे को। इस बात के चांस कम है। तो मुझे लग रहा है कि ना केवल क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी इससे, बल्कि लोगों का बहुत सारा पैसा 1-1, 1.5 साल तक फंसा रहेगा। क्योंकि आपने मान लीजिए अप्रैल में खर्चा किया, तो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे अगले साल जुलाई में, इस जुलाई में नहीं, इस जुलाई में तो आप पिछले साल की करेंगे, अगले साल की रिटर्न आप जुलाई में फाइल करेंगे, उसके बाद आपका रिफंड आएगा या एडजस्ट होगा, तो करीब 1-1.5 साल के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें फंस जाएगा। सरकार को भी ये दिक्कत होगी, हर व्यक्ति का ट्रैक करे। अगर मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं तो मुझे एक फेमा का लेजर रखना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति ने $2.5 लाख जो LRS की लिमिट है उसमें से अभी कितना इसका बचा हुआ है, ये आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। पासपोर्ट नंबर के जरिए, पैन नंबर के जरिए, आधार नंबर के जरिए, किसी ना किसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या AI के जरिए ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कहां पर अब कितना खर्च कर रहा है और कब इसकी लिमिट क्रॉस होती है। और अगर लिमिट क्रॉस होती है तो उसमें क्या आप उस पर पेनल्टी लगाएंगे या उसका ट्रांजैक्शन ही वो डिक्लाइन हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो तो मुझे लग रहा है सरकार ना केवल टैक्स पेयर्स के लिए बल्कि अपने लिए भी कॉम्प्लिकेशन एक खड़ी कर देगी इसको, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली। और अब आ रही है हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के अखबार की। मेरे साथ सूरज कुमार भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज, आपने कौन कौन से आज अखबार पढ़े हैं और कौन सी बड़ी खबरें आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग खुशबू। द एशियन एज अखबार से आज शुरुआत करते हैं और इसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि अंत में ये तय हुआ कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के, DK शिव कुमार उनके डिप्टी होंगे। और ये तब हुआ है जब सोनिया गांधी ने मसले में कदम रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अखबार ने नहीं लिखा है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप CM कौन बनेगा इसका नाम तय करें। लेकिन उनसे जब नहीं संभला तो फिर सोनिया गांधी को अंदर
दखल देना पड़ा और उसके बाद फिर सब कुछ जाके तय हुआ है, ऐसा एशियन एज का कहना है। द डेली गार्जियन की अगर हेडलाइन देखे इसी स्टोरी को लेकर तो वो है कांग्रेस क्रैक्स कर्नाटका कोड। कौन सा विनिंग फॉर्मूला है उस हिसाब से सोनिया गांधी ने जाकर बात की दोनों नेताओं से। उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दोनों नेताओं की तस्वीरें आती हैं, जहां पर डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया का वो हाथ उठाते हुए नजर आते हैं। अब कल शपथ ग्रहण होना है नए मुख्यमंत्री का और कई नेताओं को इन्वाइट भी किया गया है। जैसे मैं देख रहा था, खड़गे ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन को बुलाया है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को बुलाया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गया है, तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको न्योता गया है। ये सारे नाम हैं जिनको इन्वाइट किया गया है। वही एक खबर मैं देख रहा था द पायनियर अखबार की, रिजिजू की जगह मेघवाल बने विधि व न्याय मंत्री। तो कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को हटाकर शिफ्ट करके अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में कर दिया गया है। उनकी जगह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। अब इसे ना आने वाले राजस्थान चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अर्जुन मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं और दलित समुदाय का अगर वोट पाना है तो बीजेपी इस चाल को चलकर देख रही है कि कहीं कोई फायदा कर जाए। वहीं एक और स्टोरी जो पायनियर से ही देख रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी के प्रदर्शन से हटा प्रतिबंध। तो पश्चिम बंगाल में जो द केरल स्टोरी पर रोक लगी थी कि आप सिनेमाघर में नहीं दिखा सकते हैं, उस पर से प्रतिबंध हट गया है। अब ये सिनेमाघरों में लग सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के जो एक संघीय अदालत है उसने प्रत्यर्पण के लिए सहमति दे दी है और प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले ये फैसला आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। एक तस्वीर है जिसमें तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण संबंधी समाचार के बाद मुंबई के छात्राओं ने एक पेंटिंग बनाई है और उस पेंटिंग को अखबार ने छापा भी है। द एशियन एज की एक खबर है खुशबू की, पीएम मोदी जो हैं 9 साल सरकार के पूरे होने पर कई रैलीज प्लान कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड मंगवा रहे हैं मिनिस्टर्स का, उन्हें देख रहे हैं। सारे जितने भी पोलिंग स्टेट हैं या फिर पोल गोइंग स्टेट है, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां वो जाकर रैलियां करने वाले हैं और वहां के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा 28 मई नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है। तो ये भी एक मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में होने वाला है, राम मंदिर के इतर। और सूरज, मेरे सामने भास्कर अखबार खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क में 2 महीने के अंदर जो 3 अफ्रीकी चीतों की मौत हुई है उस पर चिंता जताई है और कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए इन्हें राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15 दिन के अंदर जो चीता टास्क फोर्स है उसको वो सुझाव दे, ये भी निर्देश जो है वो कोर्ट ने दिया है। ये जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच थी जो ये इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी जो है वो कूनों में पर्याप्त स्थान और संसाधन नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग पर विचार करना चाहिए। जी खुशबू, और दैनिक भास्कर की यह खबर देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है और कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में इस नामों पर मुहर लगा दी है। और पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए आज रवाना होंगे। 40 से अधिक कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। तो उनका पूरा रूट मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले तो 19 से 21 मई तक जो हिरोशिमा में, जापान की हिरोशिमा में G7 देशों की समिट है उसमें वो शामिल होंगे। फिर 22 मई को पापुआ न्यू गिनी जाएंगे पीएम मोदी और फिर वहां पे जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। मनीष सिसोदिया से जुड़ी खबर ये है खुशबू की, ईडी की चार्जशीट पर आज सुनवाई होने वाली है उनको लेकर और एजेंसी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया था। और एक खबर बंगाल से यह है कि ममता के भतीजे पर हाईकोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अभिषेक की अर्जी भी खारिज कर दी है। तो ये ममता सरकार के लिए और अभिषेक बैनर्जी के लिए खास करके एक झटका है, क्योंकि जुर्माना लगाना एक तरह से ये दिखाता है कि आप उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे। और हिंदुस्तान टाइम्स पर खबर मैं सूरज देख रही हूँ जल्लीकट्टू के को लेकर कई अखबारों ने आज इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो होने वाली बैलों की परंपरागत दौड़ है उस पर रोक नहीं लगाई। और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विधानसभा ने इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है तो हम अलग नज़रिया नहीं रख सकते, इसलिए इस पर बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी, और विदेशी खबरों पे आए तो मैं देख रहा हूँ कि डॉन वेबसाइट मेरे सामने है। इमरान के घर से 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं
जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने यह कहा है कि नहर के रास्ते ये भागना चाहते थे। ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीम अब तैयार कर दी गई है कि किसी तरह की हुड़दंग इस्लामाबाद में या फिर इमरान के घर के आसपास पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ना हो सके। वहीं म्यांमार की मिलिट्री को भारत से 420 करोड़ के हथियार मिले हैं। यूनाइटेड नेशन का दावा है कि इनसे आम लोगों को मारा गया। भारत बोला कि पिछली सरकार में ही समझौता हुआ था, इस सरकार में समझौता नहीं हुआ है। वहीं बांग्लादेश ने भारतीय डिप्लोमेट का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर हटा दिया है खुशबू, क्योंकि उनका ये कहना है कि खतरे को देखते हुए उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है तो उस कर्ज से वो किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट्स का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर नहीं देना चाहता है और यही कारण है कि उसने वो कवर हटा लिया है। और चलते चलते अब जान लेते हैं 19 मई का इतिहास। तो आज ही के दिन 2004 में सोनिया गांधी ने पीएम पद पर मनमोहन सिंह के नाम को मंजूरी दी थी। टेक कंपनी एप्पल ने आज ही के दिन 2001 में अपने पहले 2 रिटेल स्टोर्स खोले थे। इनमें से एक स्टोर वर्जीनिया और दूसरा कैलिफोर्निया में खोला गया था। 1979 में हिंदी के साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ। 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में एक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।